नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। सावन के पहले सोमवार को धार्मिक अनुष्ठानों और विधानमंडल के मानसून सत्र की व्यवस्थाओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए लोगों की शिकायतें सुनी। उन्होंने पुलिस और राजस्व मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए। जिन जिलों से पुलिस संबंधी शिकायतें अधिक मिल रही हैं, वहां के पुलिस कप्तानों की जवाबदेही तय करने को कहा। मुख्यमंत्री ने सभी शिकायतों के समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील निस्तारण पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अनाथ और असहाय बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बन रही है। योजना के तहत 12वीं के बाद स्नातक या डिप्लोमा में प्रवेश लेने वाले 18 से 23 वर्ष तक के पात्र और छात्र छात्राओं को 2500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह सहायता 23 वर्ष की आयु पूरी होने या पाठ्यक्रम समाप्त होने तक जारी रहती है। वर्तमान में प्रदेश के 1,09,539 बच्चे इस योजना का लाभ ले रहे हैं। सरकार का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा, पोषण और बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 10 लेन तक विस्तारित करने की योजना बनाई गई है। फिलहाल इसे 6 लेन में विकसित किया जा रहा है, जबकि पर्याप्त भूमि सुरक्षित रखी गई है ताकि ट्रैफिक बढ़ने पर पहले 8 और फिर 10 लेन तक विस्तार किया जा सके। NHAI के अनुसार 10 लेन बनने पर प्रतिदिन करीब 4 लाख वाहन आवागमन कर सकेंगे। एक्सप्रेस पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे। सड़क किनारे सुविधाओं के विस्तार और हरित विकास के लिए भी पर्याप्त भूमि सुरक्षित रखी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले पर विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि मंदिर निर्माण के लिए योगदान न देने वाले लोग चंदे पर सवाल न उठाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने पहले राम मंदिर निर्माण का विरोध किया था। मानसून सत्र से पहले सीएम ने विपक्ष से नकारात्मक राजनीति छोड़कर प्रदेश के विकास में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि विधायिका जनित की नीतियाँ बनाने का महत्वपूर्ण मंच है। साथ ही घोषणा की कि 1-1.5 सप्ताह में आउटसोर्स कमीशन लागू कर न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में मानसून सत्र के दौरान राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए एक पैसा भी चंदा नहीं दिया, वे चंदा चोरी की बात कर रहे हैं। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर मंदिरों का विरोध करने का आरोप लगाया तथा 1992 में विवादित ढांचा गिराए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पर उन्हें गर्व है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में सपा को जनता जवाब देगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने PET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 अगस्त से शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 1 सितंबर 2026 तक आयोग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR अनिवार्य है। 10वीं पास 18 से 40 वर्ष आयु के उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। आवेदन शुल्क सामान्य OBC के लिए 185 रुपये, SC/ST के लिए 95 रुपये और दिव्यांगों के लिए 25 रुपये है। PET स्कोर 3 वर्ष तक मान्य रहेगा और इसी के आधार पर ग्रुप C की मुख्य भर्ती परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों का चयन होगा। रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण मामले में सोमवार को मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत में करीब 2 घंटे तक सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने अपने तर्क पेश किए। मंडलायुक्त ने रामपुर विकास प्राधिकरण और तहसील प्रशासन से 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी तथा विश्वविद्यालय पक्ष को भी साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अदालत ने अपील कर अंतिम निर्णय होने तक ध्वस्तीकरण आदेश पर लगी अंतरिम रोक बरकरार रखी है। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। RDA ने अवैध निर्माण का हवाला देकर ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संक्षिप्त मानसून सत्र को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि केवल 4 कार्य दिवस वाले इस सत्र में जनित, जनकल्याण और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। मायावती ने आशंका जताई कि कहीं ये सत्र दलगत राजनीति, हंगामे और आरोप प्रत्यारोप की भेंट न चढ़ जाए। उन्होंने कहा कि विधायिका की मजबूती लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आवश्यक है तथा अफसरशाही को जवाबदेह बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सरकार और विपक्ष से गंभीर संसदीय आचरण अपनाने की अपील भी की है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विधान भवन परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायक तख्तियां लेकर नारेबाजी करते रहे और सरकार से जवाब की मांग की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण मुद्दों से बचने के लिए सरकार ने केवल 4 दिन का सत्र बुलाया है।
वहीं विधानसभा के वरिष्ठ सपा विधायक आलम बदी के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी का मतलब भ्रष्ट, जुल्म और पाप है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। अखिलेश ने कहा कि जनता विभिन्न मुद्दों से परेशान है और बदलाव चाहती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के सत्ता से हटने पर प्रदेश और देश की कई समस्याओं का समाधान संभव होगा। सपा प्रमुख ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए जनता से आगामी चुनावों में बदलाव के पक्ष में समर्थन देने की अपील भी की। उत्तर प्रदेश में अब कंपनियों के विलय, विभाजन और अन्य कॉरपोरेट पुनर्गठन मामलों पर स्टाम्प शुल्क लागू करने की तैयारी है। सरकार भारतीय स्टाम्प अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखने जा रही है। मंजूरी के बाद नई व्यवस्था लागू होगी। मर्जर और डी मर्जर में शुल्क यूपी स्थित अचल संपत्ति के मूल्य या शेयर मूल्य एवं प्रतिफल के 5% दोनों में से जो अधिक होगा उसके आधार पर लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे कानूनी स्पष्टता बढ़ेगी, विवाद कम होंगे और राज्य के राजस्व में करीब 1000 करोड़ रुपए की सालाना वृद्धि हो सकती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। मामले की जांच कर रही एसआईटी मंगलवार को एसबीआई लॉकर में सुरक्षित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बहुमूल्य संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करेगी। टीम सोने चांदी की ईंटों, आभूषणों और अन्य कीमती वस्तुओं का रिकॉर्ड से मिलान करेगी। जांच में बैंक अधिकारियों और ट्रस्ट प्रतिनिधियों की मौजूदगी की संभावनाएं। एसआईटी अब तक मंदिर परिसर, दस्तावेजों और कर्मचारियों से पूछताछ कर चुकी है। लॉकर जांच के बाद रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पशुपालकों के लिए सरकारी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में गौवंश पालन पर प्रति पशु 1500 रुपये मासिक सहायता दी जा रही है, जिससे सालाना 72,000 रुपये तक लाभ मिल सकता है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत देसी गायों की इकाई स्थापित करने पर लाखों रुपए तक अनुदान का प्रावधान है। इसके अलावा बकरी, पोल्ट्री पालन, कृत्रिम गर्भाधान और मोबाइल वेटरनरी यूनिट से पशुपालकों को लाभ मिल रहा है। विभाग ने किसानों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। यौन उत्पीड़न मामले में अदालत से बरी होने के बाद पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसे सोची समझी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने शुरुआत से खुद को निर्दोष माना और न्यायपालिका के फैसले से उनकी बात साबित हुई। ब्रजभूषण ने आरोप लगाया कि ये आंदोलन खिलाड़ियों का नहीं बल्कि राजनीतिक रूप ले चुका था। उन्होंने कहा कि झूठे आरोपों से डरने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। गौरतलब है कि 2023 में पहलवानों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था और अब दिल्ली की अदालत ने उन्हें मामले में बरी कर दिया है। और 4 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में दिन भर बादल छाए रह सकते हैं और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में गरज चमक के साथ कहीं कहीं तेज बौछारें पड़ने के आसार है और दिल्ली एनसीआर से सटे इलाकों में मौसम सुहावना बना रहेगा। बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। किसानों को भी इस बारिश से फसलों में लाभ मिलने की उम्मीद है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।